नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। इस वक्त आप सवाल इंडिया का देख रहे हैं। शुरुआत आज करेंगे जम्मू कश्मीर से, क्योंकि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव है, उसको लेकर खासी तैयारियां की जा रही हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि 4 प्रमुख पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, अगर कहें कांग्रेस, एनसीपी, बीजेपी और पीडीपी, पूरा जोर यहां लगा रही है। कोशिश होगी कि यहां पर इतने दिनों बाद जब विधानसभा चुनाव हो रहा है तो यहां पर जीतकर एक बड़ा मैसेज जो है वो दिया जाए। आज भारतीय जनता पार्टी 10 साल बाद जिस तरीके से विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, बीजेपी ने अपनी पहले चरण के लिए पहली लिस्ट जो है वो जारी की, और पार्टी ने जैसे ही लिस्ट जारी की उसके बाद हंगामा मच गया। पहली लिस्ट में 44 उम्मीदवारों के नाम थे। इस लिस्ट के जारी होते ही बीजेपी के जम्मू दफ्तर पर कार्यकर्ताओं का जबरदस्त विरोध जो है वो शुरू हो गया। इसके बाद ये लिस्ट डिलीट कर दी गई आनन फानन में, और 2 घंटे बाद एक और लिस्ट आई जिसमें पहले दौर के 15 उम्मीदवारों के ही नाम थे। इस लिस्ट को डिलीट करने के बाद जो पूरा प्रकरण हुआ, जिस तरीके से विरोध हुआ, प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना, पूर्व डिप्टी मुख्यमंत्री निर्मल सिंह और कविंद्र गुप्ता का उसमें नाम भी नहीं थे। प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा, यहां इकट्ठा हुए सभी कार्यकर्ताओं का मैं सम्मान करता हूं, मैं सभी से बात करूंगा। अगर कोई भी नेता और कार्यकर्ता को समस्या है तो हम इसका हल निकालेंगे। हम सभी से शांति बनाए रखने की अपील करते हैं। तो अब ये लिस्ट जो आई है, इस लिस्ट के बाद जिस तरीके से बीजेपी में विरोध हुआ तो उनको समझ में आया कि राह जो है आगे कितनी मुश्किल होने वाली है। खास बात है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसको कहा जाता है पूरे देश में अगर देखा जाए तो इक्का दुक्का मुसलमानों को ही टिकट दिया जाता है। जम्मू कश्मीर में जो लिस्ट आई है 15 की, एक फिर एक और व्यक्ति का नाम अनाउंस किया गया, उसमें कुल मिला के 8 मुस्लिम उम्मीदवार, जाहिर सी बात है जम्मू कश्मीर में जो कश्मीर का इलाका है वो मुस्लिम बहुल है, 8 मुस्लिम उम्मीदवारों को बीजेपी ने टिकट दिया है। तो इस पूरे मसले पर रविंद्र रैना और बाकी लोग क्या कह रहे हैं, जरा आपको सुनाते हैं। एक एक करके सभी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करूंगा, एक एक करके सभी वरिष्ठ नेताओं से मैं मुलाकात कर रहा हूं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपकी हर एक बात हमने पहले भी सुनी है। आपसे परामर्श, विचार विमर्श मैंने हमेशा अपने कार्यकर्ता को साथ लेकर कार्य किया है, और मैं आगे भी आप सब की बात सुनूंगा। मेरे विधानसभा क्षेत्र से, मेरे जिले से हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता आए हैं, और जैसे जैसे उनको पता चला है और ऐसे वो भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में वो पहुंचे। आदरणीय हमारे प्रदेश के अध्यक्ष रविंद्र रैना जी से मुलाकात हुई है, और संगठन महामंत्री आदरणीय अशोक कौल जी से भी मुलाकात हुई है, और हमें यकीन दिया गया, विश्वास दिया गया, और शाम तक जो भी संगठन का निर्णय होगा वो पार्टी के कार्यकर्ताओं के हित में होगा। तो बीजेपी में कशमकश इस वक्त जारी है, उनके लिए मुश्किलें हैं, तो खामखा में अब लिस्ट को जारी करके डिलीट भी करना पड़ा, और अब नई लिस्ट का जारी भी की है जिसमें संख्या जो है वो काफ़ी कम है। अगर बीजेपी के खेमे में खलबली है तो ऐसा नहीं है कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। जम्मू कश्मीर में कुछ दिन पहले ही कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक साथ चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला से मिले थे, लेकिन अब कुछ सीटों को लेकर दोनों दलों के बीच में माथापच्ची चल रही है। राज्य में कल पर्चा दाखिल करने का आखिरी दिन है। ऐसे में गठबंधन को बचाए रखने के लिए कांग्रेस एक्टिव हो गई है। मतभेद को दूर करने के लिए केसी वेणुगोपाल और सलमान खुर्शीद को आज फारूक अब्दुल्ला से मिलने के लिए भेजा जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे श्रीनगर में गए थे, वहां पे अपने कार्यकर्ताओं से मिले, उसके बाद अब्दुल्ला से मिले, और उसके बाद उन्होंने गठबंधन का ऐलान भी किया था। अब इन सब चीजों के बाद ये जो आखिरी में अब पेंच फंसे हैं, इसको निकालने की कोशिश के लिए केसी वेणुगोपाल और सलमान खुर्शीद को भेजा गया। दरअसल आज का दिन जम्मू कश्मीर में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस के लिए आर या पार का दिन है। कांग्रेस ने सीनियर लीडर केसी वेणुगोपाल और सलमान खुर्शीद को श्रीनगर भेजा है ताकि वो फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला से बातचीत करेंगे और
जो अलायंस जो चलने से पहले ही डगमगा रहा है, उससे किस तरह वापस रेल पे ला जाए, ट्रैक पे लाया जाए। विवाद सीटों के बंटवारे पे है। सूत्रों के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस को साफ कह दिया है कि कश्मीर घाटी में 47 सीटों में सिर्फ वो 5 सीटें कांग्रेस के लिए रख सकती है, जहां कांग्रेस अपने उम्मीदवार खड़े करेगी, और बाकी जो सीटें हैं जिनमें एक सीट वो सीपीआईएम को भी देंगे कि सीपीआईएम का मोहम्मद यूसुफ तारिगमी, उसको भी एक सीट कुलगाम से उसके लिए रखी जाए। बाकी सीटों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने उम्मीदवार खड़े की। जम्मू क्षेत्र में 43 सीटों में नेशनल कॉन्फ्रेंस 13 से 15 सीटों पे लड़ेगी, और बाकी सीटें जो है 28 या से 30 तक कांग्रेस वहाँ लड़ सकती है। तो लेकिन विवाद खड़ा है, जो लोकल लीडरशिप है वो कांग्रेस की, उन्होंने नहीं माना, कहा कि कश्मीर घाटी में हमें ज़्यादा सीटें चाहिए, और जम्मू में भी कई सीटों पे जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ने की बात कर रही है वहां भी वो लड़ना चाहते हैं। इस विवाद को ख़त्म करने के लिए एक आखिरी कोशिश है इस अलायंस को बचाने के लिए, जो कांग्रेस ने केसी वेणुगोपाल और सलमान खुर्शीद को भेजा है। पिछले हफ्ते जब राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे फारूक अब्दुल्ला के घर गए, वहाँ मीटिंग की, 1 घंटे तक मीटिंग की। उसके बाद फारूक अब्दुल्ला ने कहा अलायंस हुआ है और 90 सीटों का जो अलर्ट अब तक हो जाएगा, लेकिन जब नेगोशिएटर्स बैठे तो वहाँ पेच फंस गए। जो अलायंस है डगमगाता हुआ दिखाई दिया, और कल शाम ये लग रहा था कि शायद अलायंस नहीं होगा, लेकिन रात को ही ये फैसला हुआ कि कांग्रेस अपनी जो सीनियर लीडरशिप केसी वेणुगोपाल, ट्रबल शूटर्स और सलमान खुर्शीद को यहाँ भेज रहे हैं ताकि अलायंस हो सके। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूत्रों का कहना है कि दरअसल उनकी ये कोशिश की बहुमत अपने आप वो ले लें, क्योंकि जिस तरह से पार्लियामेंट इलेक्शनों में उनको जो अलायंस में लड़ा और 35 सीटों पे उनको बढ़त मिली, कांग्रेस को कुछ 7 या 8 सीटों पे बढ़त मिली। वोट के हिसाब से कांग्रेस एनसी अलायंस को 41% वोट मिले थे पार्लियामेंट इलेक्शन में, जो सिर्फ 2-3 महीने पहले हुआ था। बीजेपी को 24 और पीडीपी को मात्र 8% वोट मिले थे। उस लिहाज से नेशनल कॉन्फ्रेंस को लग रहा है शायद जो पब्लिक सेंटिमेंट या मोमेंटम उनके हक में है, इसलिए वो ज़्यादा सीटों पे उनको लड़ना चाहिए। लेकिन जो अलायंस का है, अलायंस की जो है ये जो पेच कहीं फंसे हैं आज, क्या वो पेच वो ठीक हो जाएंगे? क्या ये अलायंस का जो फैसला पिछले हफ्ते हुआ था कांग्रेस और एनसी के लिए, क्या ये इस इलेक्शन में चल पाएगा? जो हमें सूत्रों ने बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस किसी भी कीमत पे 5 सीटों से कश्मीर घाटी में कांग्रेस को देने से कांग्रेस के 5 सीटों के अलावा कांग्रेस को देने के लिए तैयार नहीं है। अब ये देखना है कि नेगोशिएशन में क्या होगा, लेकिन ये आखिरी कोशिश है, आर या पार का दिन है कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलायंस के लिए, जो यहाँ की राजनीति और इलेक्शन में काफ़ी असर डालेगा। क्योंकि कल जो नामांकन पत्र भरने का आखिरी दिन है फर्स्ट फेज़ के लिए। 24 सीटों में 18 सितंबर को इलेक्शन होने हैं, और उसके लिए उन 24 सीटों के लिए जो नॉमिनेशन फाइल करने का आखिरी दिन कल है। समय नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के पास नहीं है। बीजेपी ने कल मीटिंग की और आज वो पहला जो लिस्ट है वो जारी करेगा, निकाल देगा कौन कौन से उनके कैंडिडेट होंगे। तो जाहिर सी बात है इलेक्शन का माहौल गर्म हो रहा, और उसके साथ ये देखना आज का काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिस पे इलेक्शन पे काफ़ी असर पड़ेगा। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस चल पाएगा, या ये दोनों अलग अलग इलेक्शन लड़ेंगे? तो आपने देखा किस तरीके से हर दल को वहां पर माथापच्ची करनी पड़ रही है। आसान रहा किसी के लिए भी नहीं। वहीं पर अगर बात करें जम्मू कश्मीर से निकल के महाराष्ट्र की, वहां चुनाव तो नहीं घोषित हुए, लेकिन जल्दी वहां पर चुनाव होने वाले हैं। सुगबुगाहट जो है वो तेज हो गई है। इसी कड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर महाविकास आघाड़ी यानी कि जो रूलिंग अलायंस है उसकी आज दूसरे दौर की बातचीत होनी है। पहले राउंड की बातचीत में मुंबई की 36 सीटों पर चर्चा हुई। जानकारी के मुताबिक इन 36 सीटों में शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप, महाविकास आघाड़ी माफ कीजिएगा, जो ऑपोजिशन है उसका जो शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप है, मुंबई में उनकी पकड़ जबरदस्त है। तो मुंबई में वहां पर करीब 16 से 20 सीटें का दावा जो है वो उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस भी 15 से 16 सीटें चाहती है। 36 सीटें हैं कुल मिला के। एनसीपी शरद पवार गुट का दावा है कि 7 से 8 सीट उनको मिलनी चाहिए। दरअसल उद्धव ठाकरे गुट ये चाहता है कि टूट से पहले शिवसेना द्वारा पिछली बार जीती गई 1 सीट को छोड़कर सभी 14 सीटें उसको मिले। साथ ही
उद्धव गुट चाहता है कि चुनाव से पहले मुख्यमंत्री के चेहरे की घोषणा की जाए, यानी कि उद्धव ठाकरे खुद अपने आप को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रस्तुत करना चाहते हैं, प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। हालांकि फिलहाल ना तो सीटों को लेकर और ना ही मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कांग्रेस और एनसीपी उद्धव गुट के प्रस्ताव पर सहमत नजर आ रही है। और खास तौर से अगर बात करें तो 2024 के चुनाव के बाद जिसमें कांग्रेस का प्रदर्शन बाकी दोनों घटक दलों से अच्छा रहा है, तो कांग्रेस को भी अब लगता है कि अगर उनका प्रदर्शन जिस तरीके का रहा और अगर वैसा ही वो रिपीट कर पाए महाराष्ट्र विधानसभा में, तो मुख्यमंत्री पद जो है वो उन्हीं को मिलना चाहिए। इस सब चर्चाओं पर हमारी सहयोगी राधिका ने महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले से बातचीत की, आपको सुनवाते हैं। मिस्टर पटोले, माय फर्स्ट क्वेश्चन, सीट शेयरिंग के ऊपर अभी क्या अपडेट्स है? पहला राउंड हुआ है सीट शेयरिंग का, आप क्या बता सकते हो इसके बारे में? आपको पहला राउंड हुआ है सैटरडे को जो हुआ है, सैटरडे में बदलापुर के इशू में, और वो महाराज उसके पहले वाले में नहीं हुआ हमारा सीट शेयरिंग का मीटिंग ही नहीं हुआ। अभी सीट शेयरिंग का मीटिंग कल होने वाला था, वो भी हमारे सांसद नांदेड़ एक्सपर्ट होने से अभी वो उसके बारे में भी चर्चा चल रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि बोथ कांग्रेस एंड सेना मैक्सिमम सीट्स के लिए लड़ेंगे करके, और शायद डिस्प्यूट्स हो सकता है। तो महायुति में देख लीजिए क्या चल रहा है, महाविकास आघाड़ी में ऐसा कुछ नहीं है। और सीएम पोस्ट के ऊपर बताइए, उद्धव जी ने कहा कि किसी का नाम लेना चाहिए, लेकिन कांग्रेस एनसीपी कह रहे हैं नहीं लेना चाहिए, इसके ऊपर डिफरेंसेस है कह रहे। उद्धव जी ने आपके कान में बोला होगा तो मुझे पता नहीं। हमारे मीटिंग में जो बात हुआ कि महाविकास आघाड़ी करके ही हम सब लोग सामने जाएंगे, तो ये मीडिया जो न्यूज़ फैला रही है वो किसको बोल रहा है, किसको? उद्धव जी ने तो ऐसा कुछ बोला नहीं। बीजेपी ने, आशीष शेलार स्पेशली ने कहा कि सीट शेयरिंग के ऊपर एमवीए गिरेगा, ऐसा एक स्टेटमेंट लिया। क्या करना चाहेंगे बीजेपी? ने कल क्या कहा कि हमें अभी किसी से बात नहीं करना, हम जिस सब पार्टी ने अपनी अपनी देखना चाहिए, ऐसा कहा है। तो इसलिए अपने पार्टी की देखो, दूसरे के बारे में मत बोले। और क्या फॉर्मूला हो सकता है? अभी सीट शेयरिंग की मीटिंग में होगा फार्मूला। तो आपने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी वहां पर अब फिलहाल मीडिया के सामने तो ये सब चर्चा होंगी नहीं, तो कोशिश ये कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है। वहीं पर लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी ने मिस इंडिया कॉन्टेस्ट पर दिए एक बयान को लेकर अब जबरदस्त विवाद शुरू हो गया है। राहुल गांधी ने प्रयागराज की एक बैठक में कहा कि मैंने मिस इंडिया की सूची देखी, उसमें कोई भी दलित, आदिवासी या ओबीसी महिला नहीं थी। अब इसको लेकर राहुल गांधी की आलोचना भी हो रही है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि देखिए ये कोई प्राइवेट है, मतलब ऐसा तो नहीं कि सरकारी कार्यक्रम है, इसमें भी रिजर्वेशन किस तरीके से लागू किया जाएगा। इन सब बयानों को लेकर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने ट्वीट करके कहा कि अब वे मिस इंडिया कंपटीशन, फिल्मों और खेल में भी आरक्षण चाहते हैं। ये सिर्फ बाल बुद्धि का मसला नहीं है, जो लोग उनकी जयकार करते हैं वो उतने ही जिम्मेदार हैं। लगातार जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने एक बार ये शब्द दे दिया था बाल बुद्धि का, उसको बीजेपी इस्तेमाल करती है राहुल गांधी के खिलाफ। तो बाल बुद्धि मनोरंजन के लिए अच्छी हो सकती है, वे अपनी विभाजनकारी चालों में हमारे पिछड़े समुदाय का मजाक ना उड़ाएं। मैंने लिस्ट निकाली मिस इंडिया की, मैंने कहा भैया इसमें तो होगा, मतलब एक दलित महिला तो होगी, एक आदिवासी महिला तो होगी ना दलित है, ना आदिवासी, ना ओबीसी, कोई नहीं। तो डांस गाना चलेगा वहां पे, कोई क्रिकेट की बात करेगा, कोई बॉलीवुड की बात होगी, किसानों की बात नहीं होगी, मजदूरों की बात नहीं होगी। चलिए कुछ खबर आपको त्रिपुरा से भी बता देते हैं, जहां पर बारिश और बाढ़ ने भारी तबाही मचा रखी है। आपदा में अब तक 31 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 1,17,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। इन लोगों को राहत शिविर में शरण लेनी पड़ रही है। हालांकि राज्य में अब बाढ़ की स्थिति धीरे धीरे थोड़ी सुधर जरूर रही है, लेकिन कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पर स्थिति जस की तस बनी हुई है। एनडीआरएफ समेत स्थानीय प्रशासन की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। राहत कार्य में वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स भी लगे हुए हैं। हेलीकॉप्टर के जरिए बाढ़ प्रभावित लोगों को
जहां तक टीमें नहीं पहुंच पा रही हैं, खाना पहुंचाया जा रहा है। बता दें कि त्रिपुरा में इस साल बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। राज्य में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है और बाढ़ से करीब 15,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। और त्रिपुरा के बाद गुजरात में भी मूसलाधार बारिश से हालत जो है वो बिगड़ी हुई है। बारिश से लोगों के लिए जबरदस्त मुसीबत बन गई है। घरों दुकानों में बारिश का पानी घुस गया है और सड़कों पर भी जलजमाव है। ऐसे में लोगों को आवाजाही में समस्या हो रही है। वलसाड, नडियाद, अहमदाबाद समेत कई शहरों में पानी भरा हुआ है। यहां पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। मौसम विभाग की माने तो अभी भारी बारिश से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। आईएमडी ने अगले 48 घंटों में भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया। वहीं राजस्थान में भी लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। बांसवाड़ा में केसरपुरा गांव में बारिश के चलते एक पुल टूट गया है। पुल टूटने से कई इलाकों में संपर्क जो है वो पूरी तरह से कट गया है। वहीं भारी बारिश के कारण कई इलाकों में पानी भर गया है और वहां पर पेड़ भी गिरे हुए हैं। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। यहां धार जिले में धर्मपुरी तहसील में बना काराम डैम जो है वो 2 साल पहले टूट गया था, लेकिन आज तक उसकी मरम्मत जो है वो सरकार पूरी नहीं करा पाई है। मध्य प्रदेश से हमारे सहयोगी की ग्राउंड रिपोर्ट। पानी कभी भी आ सकता है, पानी का भरोसा मत कीजिए, पानी कभी भी आ सकता है। ये जमीन तो हमारी सब बह गई, अब कमा के कहाँ खाना हमारे। रात को बिजली नहीं, पानी नहीं। 11 अगस्त 2022 पता लगा कि धार जिले के कारम डैम से रिसाव हो रहा है। एक रास्ता बचा, अधूरी दीवार तोड़कर पानी निकालने का। उसी दीवार को तोड़ने में सरकार और प्रशासन 3 रातों तक जागे। फिर सब घर लौट आए। कारम वहीं खड़ा रहा। 18 गांव के लोग बेबस वहीं बसे रहे। कारम बांध से धर्मपुरी तहसील के 42 गांवों के किसानों की भूमि सिंचित होनी थी, लेकिन बांध के फूटने के बाद बाढ़ प्रभावित आदिवासी किसान परिवार 2 साल बाद भी अपनी खेती बाड़ी गंवाकर मजदूरी करने को मजबूर हैं। यहाँ की जो मिट्टी थी जमीनों की वो बहकर निकल गई है और पत्थर रह गए। हम शासन और प्रशासन से 2 साल से निवेदन कर रहे हैं कि हमारे खेतों को हमें मुआवजा दिया जाए या तो फिर खेतों की सुधार करी जाए। महोदय कलेक्टर जी को भी हमने 2 बार आवेदन करा कि हमारा ज़मीन का कुछ मतलब निराकरण किया जाए। तो हमें करीब 2 साल हो गए, आज तक कोई अधिकारी ने यहाँ पे एक्शन नहीं लिया है। पूरी जमीन बह गई है हमारी। हम तो यहाँ से पहाड़ी पे ले गए, वहाँ पहाड़ी पे भी खड़े रहे, तब 8-15 दिन तक रहे। तो ये ज़मीन तो हमारी सब बह गई, अब कमा के कहाँ खाना हमारे। अब 2 साल से हम रास्ता देख रहे कि अब आए, कुछ भी कोई साला समाधानी बिठाए, कोई भी करे। तो सर ना तो रहने के ना खाने के इधर, अब कहाँ रहना और कहाँ खाना। कुछ गांव वाले इतने गुस्से में हैं कि उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उनकी समस्या का हल नहीं निकला तो बांध का काम फिर शुरू नहीं करने देंगे। जिस एजेंसी ने, निर्माण एजेंसी ने जिनने डैम बनाया, उनने जो एक्शन लिया था उन्हें कंप्रोमाइज करा, हमारे से सहमति पत्रों पर साइन भी करवाई है, पर बाकी अभी तक पत्थर हटाए पर बाकी उन्हें मिट्टी नहीं डाली है। और अभी भी जिला प्रशासन और शासन वापस उसी एजेंसी को काम हैंडल करवाया है। अगर वो मिट्टी डाल दे तो ठीक है, वरना हम डैम का काम चालू नहीं होने देंगे। कुछ किसानों की मांग है कि उन्हें नर्मदा डूब प्रभावितों की तरह मुआवजा मिले। 2 साल से समस्या है, जल रहे, पानी पीने का नहीं है, लाइट नहीं है, रोड नहीं है। नर्मदा पट्टी में 5,80,000 का पैकेज दिया, 40/60 का प्लाट दिया, स्कूल की व्यवस्था करके दी, सभी चीज की व्यवस्था करके दी। हमारे तो कहीं व्यवस्था करके दी नहीं अभी तक सरकार ने। पुनर्वास मुआवजा जमीन का मिला है और घरों के जो भी मिले वो मिले, बाकी कुएं के, पेड़ के, पौधे के कहीं पैसे मिले, ट्यूबवेल के नहीं पैसे मिले अभी तक। उस समय मुआवजा भी 2 लाख पर बीघा दिया, जो कि बहुत कम था। और इनके मकान के बदले मकान देने की बात करी थी, जमीन के बदले जमीन देने की बात करी थी। वो इन्होंने 2 साल पूरे हो गए, पर आज तक उनको ये सुख सुविधा
यहाँ के किसानों को नहीं मिली है। और आज ये किसान जंगलों में रह रहे हैं, जंगलों में रह करके जानवरों का सामना करना पड़ता, रात को बिजली नहीं, पानी नहीं, रोड नहीं। और आज ये जो अभी स्कूल, बच्चों के स्कूल 200-250 बच्चे परेशान हो रहे हैं, उनको स्कूलों में रहने मतलब पढ़ाने के लिए स्कूल नहीं है। हालांकि शासन का कहना है कि उसने मुआवजा लगभग बांट दिया है। मुआवजा करीब करीब कंप्लीट हो गया है। इने गिने 2-4-6 लोग बचे होंगे, तो उनका भी किया जाएगा। केनाल का तो 1 साल में नहीं हो पाएगी, बड़ी केनाल है, उसको करीब 2 साल टेंडर में दे देंगे हम कि कितने साल का टाइम देते हैं, तो वो उसके हिसाब से रहेगा। 2018 में दिल्ली की एएनएस कंस्ट्रक्शन को कारम डैम का वर्क ऑर्डर मिला। एएनएस ने काम ग्वालियर की सारथी कंस्ट्रक्शन को ठेके पर दे दिया। 16 अगस्त 2022 को इन दोनों कंपनियों को सरकार ने ब्लैकलिस्ट कर दिया। फैसले के खिलाफ सारथी कंस्ट्रक्शन ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, वहां सरकार चुप रही, नतीजा सारथी का दामन धुल गया। धार से साबिर खान के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी। विवाद और कंगना रनौत का बड़ा गहरा रिश्ता है। बीजेपी की नई नवेली सांसद जो मंडी से आती हैं, उनको पार्टी ने ही अब चेताया है कि वो सोच समझकर बोलें। कंगना रनौत को निर्देश दिया गया है पार्टी नेतृत्व की तरफ से कि बयान देने के लिए वो अधिकृत नहीं है और उनका बयान पार्टी का ऑफिशियल पोजीशन नहीं है। साथ ही साथ कंगना रनौत को यह भी कहा गया है कि अनर्गल बयान और हर मुद्दे पर बयान देने से उन्हें बचना चाहिए। आपको बता दें, कंगना रनौत ने पिछले कुछ दिनों पहले किसानों को लेकर अपने एक बयान दिया था, उसको लेकर उनकी खासी वहां पर आलोचना भी हुई थी। और हरियाणा में चुनाव आने वाले हैं, तो उसको बीजेपी को नुकसान भी हो सकता था। इसी वजह से कंगना रनौत जो हर मुद्दे पर अपनी बात रखने में अग्रसर रहती हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की तरफ से ऑफिशियल एक चिट्ठी जारी करके ये बताया गया है, पार्टी की तरफ से बोला गया है कि वो हर चीज पर अपना बयान ना दें और उनको जो कहा गया है, जो उन्होंने बयान दिया है, वो पार्टी का बयान नहीं है। हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश जी, ये थोड़ी समस्या है इस तरीके के लोगों को पार्टी में रखने की। कंगना रनौत हमेशा से हर मुद्दे पर अपनी बात रखती रही हैं, अब कई बार ऐसी वो बात कह देती हैं जो पार्टी के लिए मुश्किल साबित हो जाती है, जो किसानों के मुद्दे पर दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल अंकित, और ये मुद्दा काफी संवेदनशील है क्योंकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। 1 अक्टूबर को वहां मतदान होना है और बीजेपी हरियाणा में किसानों को अपने पाले में लाने के लिए भरपूर प्रयास कर रही है। इसी बीच कंगना रनौत का ये जो बयान आया किसान आंदोलन को लेकर, जो कि एक तरह से बिल्कुल गैर जरूरी, अनावश्यक, विवादास्पद बयान था, जिसमें स्पष्ट तौर पर वो कह रही थी कि जो किसान आंदोलन था उसमें महिलाओं का बलात्कार हुआ, लोगों को हत्या करके टांग दिया गया। ये जो बयान आया, इसके कारण पूरे किसान आंदोलन के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया कंगना रनौत ने, और इसको लेकर के अब बीजेपी को भी डिफेंसिव होना पड़ा है। पार्टी ने पहली बार ऐसा लगता है कि इस तरह का बयान दिया है, जिसमें कि उन्होंने न केवल ये कहा है कि कंगना रनौत ना तो इस तरह का बयान देने के लिए अधिकृत है, ना ही उनके इस बयान को मान्य माना जाए, ना ही पार्टी की राय माना जाए। इसके साथ साथ उन्होंने कंगना रनौत को हिदायत भी दी है कि वो भविष्य में इस तरह का ना तो कोई बयान दे और न ही पार्टी से पूछे बिना कोई प्रतिक्रिया दें। तो ये काफी, हम कह सकते हैं कि स्ट्रांग प्रतिक्रिया बीजेपी की ओर से आई है, जिसमें न केवल कंगना रनौत के बयान से पार्टी ने अपने आप को अलग किया है, बल्कि उन्हें सख्त शब्दों में हिदायत भी दी है कि वो आने वाले वक्त में कभी भी इस तरह का बयान ना दे। बीजेपी जानती है कि हरियाणा में किसानों के वोटों की कितनी अहमियत है, और हमने देखा भी कि नायब सिंह सैनी सरकार ने चुनाव के ऐलान से पहले जो एमएसपी पर खरीदी जाने वाली फसलें हैं उनकी संख्या भी बढ़ा दी थी, जो कि सर्वाधिक संख्या है। तो इस लिहाज से बीजेपी किसानों को अपने पाले में लाने के लिए भरसक प्रयास हरियाणा में कर रही है, और बीजेपी जानती है कि किसानों के वोट कितने महत्वपूर्ण है हरियाणा विधानसभा चुनाव में, और इसलिए कंगना रनौत के बयान से पार्टी को काफी दिक्कत होने वाली थी। यही कारण है कि बीजेपी ने बिना समय गंवाए कंगना रनौत के बयान से अपने आप को अलग कर लिया है। हम जानते हैं, हमने देखा भी किस तरह से कंगना रनौत का बयान आने के बाद कांग्रेस हो या अन्य विपक्षी पार्टियां हों, उन्होंने बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया था। इसलिए अब बीजेपी ने कंगना रनौत के बयान से अपने आप को अलग कर लिया। अब इसका कितना नुकसान होगा, या ये इसको कहा जाए डैमेज कंट्रोल जो बीजेपी करने की कोशिश कर रही है, उससे फायदा कितना होगा, और कंगना कितनी बीजेपी की सुनेंगी पार्टी की, ये भी एक बड़ा सवाल होगा अखिलेश जी। नहीं, ये देखने की बात होगी, क्योंकि बीजेपी ने अपनी ओर से कोशिश तो की है डैमेज कंट्रोल करने की, लेकिन अब इसका क्या
विपक्षी पार्टियां किस तरह से इसका फायदा उठाती हैं, क्योंकि जैसा आपने खुद भी जिक्र किया अंकित कि यह पहली बार नहीं है कि जब कंगना रनावत के किसी बयान को लेकर के विवाद हुआ हो। चुनाव के दौरान भी उनके कुछ इस तरह के बयान आए थे, चुनाव से पहले भी उनके कुछ इस तरह के बयान आए थे, जिसके चलते खासा विवाद झेलना पड़ा था। आपने ये भी देखा होगा कि किसान आंदोलन को दिए ही उनके बयान को लेकर के बाद में एक एयरपोर्ट के ऊपर कुछ इस तरह की घटना भी हुई थी, अप्रिय घटना भी हुई थी, जिसको लेकर के काफी विवाद हुआ था। तो बीजेपी जानती है कि इस तरह के विवादास्पद बयान देने से पार्टी को नुकसान हो सकता है, और यही कारण है कि बीजेपी ने अब अपने आप को, जिसको कह सकते हैं कि अप्रत्याशित कदम उठाते हुए जो कि पार्टी की सांसद हैं, लोकसभा के सांसद हैं, उनके बयान से अपने आप को अलग किया है, और ये स्पष्ट तौर पर कहा है, उनको हिदायत दी है सार्वजनिक रूप से कि वो पार्टी से बिना पूछे कोई भी इस तरह का बयान न दे। अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको देखा जाएगा कि भैया काम कीजिए, अनावश्यक बयान देने से बचिए। पार्टी के सांसद आप चुन के आए हैं, आपका काम सिर्फ इस तरीके के बयान देके पार्टी को परेशानी में डालना नहीं है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक बड़ी अहम खबर की, अहम मुद्दे की, जिस पर चर्चा बेहद ज़रूरी है। ग्रेटर नोएडा के जिन बिल्डरों ने अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों पर अमल नहीं किया है और अपने खरीदारों को राहत नहीं दी है, उन पर शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही है। क्या है ये पूरा मामला, जरा आपको समझाते हैं। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने ऐसे 32 बिल्डरों को अल्टीमेटम दिया है। इन पर 20,000 खरीदारों के फ्लैट को अटकाने का आरोप है। इन्हें जल्द ही सीधी बातचीत के लिए नोटिस भी जारी किया जाएगा। इन बिल्डर्स ने अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों पर अमल नहीं किया है। इनमें कई बिल्डरों ने अदालत का जो स्थगन आदेश है वो ले लिया है, और इसके खिलाफ ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने लॉ फर्म की मदद लेने का फैसला भी किया है। यानी कि बिल्डरों को जरा कानूनी तौर से भी समझाने की कोशिश की जा रही है। इन बिल्डर्स की कारोबारी संपत्ति को अटैच करने की प्रक्रिया को शुरू करने की बात की जा रही है। दरअसल इसी शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, और ये नोएडा में जब भी वो आते हैं, ग्रेटर नोएडा इस पूरे इलाके में, तो लोगों की एक बड़ी समस्या बनकर खड़ा रहता है। उनसे बात करते हैं, कई बार उनको इसके बारे में अवगत भी कराया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब नोएडा, ग्रेटर नोएडा और जमुना प्राधिकरण के अधिकारियों से बकाया नहीं देने वाले बिल्डरों पर सख्ती बरतने को कहा गया था, मुख्यमंत्री ने ये ताकीद दी के बाद ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने बकायेदार 32 बिल्डरों के व्यावसायिक संपत्ति का विवरण अपडेट करने के साथ ही देश के प्रतिष्ठित लॉ फर्म से संपर्क साधना शुरू किया। दरअसल इसमें ज्यादातर जो बिल्डर हैं वो न्यायालय जाकर स्टे ऑर्डर ले आए हैं, और प्राधिकरण की लचर पैरवी के चलते मामला अटका हुआ है। ऐसे में अब कुल बकाया राशि का 25% नहीं जमा कर जो रहे जो 20,000 आवंटी हैं, उनको अधर में लटकाए जाने वाले जो बिल्डर हैं उसकी रिपोर्ट भी न्यायालय में प्रस्तुत की जाएगी। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के क्षेत्र में 96 बिल्डर जो हैं, वो परियोजनाएं जो इस वक्त चल रही हैं, उसमें से 32 बिल्डर ने अमिताभ कांत कमेटी की सिफारिशों का लाभ नहीं अपने कस्टमर्स तक पहुंचाया, और इसके चलते 20,000 बायर्स अधर में लटके हुए हैं। बिल्डर्स के रुख के बाद प्राधिकरण ने तय किया है कि अब वो सख्ती से इस पूरे मामले पे निपटेंगे। दरअसल बायर्स के हितों का ख्याल रखते हुए राज्य सरकार ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को आदेश दिया है कि रुकी हुई बिल्डर परियोजनाओं में रजिस्ट्री में हुई देरी पर खरीदारों से नहीं वसूली जाए। सरकार ने रजिस्ट्री में देरी पर लगने वाले जुर्माने की वसूली पर 6 माह की छूट दी है। इससे ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के बिल्डर परियोजनाओं में 40,000 खरीदारों को 100 करोड़ की राहत मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। अब जो घर खरीदार हैं उनका इस पर क्या कहना है, जरा आपको सुनवाते हैं। पिछले 3-4 सालों से मैं रजिस्ट्री के लिए वेट कर रहा हूँ। मैं 2020 में यहाँ फ्लैट लिया था अजनारा होम्स में, और उस समय मुझे बताया गया था कि बस 15 दिन या 20 दिन में आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी, इतना पेमेंट करना है आपको, और मैंने उसी हिसाब से सोचा था कि फ्लैट मेरी रजिस्ट्री हो जाएगी। बिल्डर ने हमसे स्टैम्प ड्यूटी भी ले लिया, जो कि अभी तक 4 साल से उसके पास ही स्टैम्प ड्यूटी की पैसा प्लस जो स्टैम्प जो पेपर जो खरीदा वो भी बिल्डर के पास ही है। हमें बार बार यही बोला जाता है कि फंड नहीं है, ये नहीं है, बहुत सारी की बहाने बनाते हैं, और जो हमें सुविधाएं बताई गई थी वो कुछ भी आज तक मिला नहीं है। हम घर लिए थे 2018-19 में, और पैसा भी पूरा पेड हो गया है, स्टैम्प ड्यूटी भी पेड हो गई है, लेकिन बिल्डर के कमियों की वजह से रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है।
हम लोग तो काफी सदमे में हैं कि अगर रजिस्ट्री नहीं हुई तो हमारे फ्लैट का क्या होगा, हम कल को उसमें रहने पाएंगे कि मालिकाना हक मिलेगा कि नहीं, ये सब बहुत टेंशन की बात हो गई है हम लोगों को। ऑलमोस्ट 42 लाख रुपीज़ हमने पे किए थे, साथ के साथ उन्होंने स्टैम्प ड्यूटी भी ले लिया था। और मेरे साथ तो सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि बैंक ने मेरा 2 साल तक फ्री EMI लोन भी काटा, जो कि रजिस्ट्री के कारण नहीं हो, हम उसको रजिस्ट्री की पेपर नहीं दे पाए, जिसके कारण से बैंक जो है सो प्रॉपर EMI नहीं ले रहा था, सिर्फ फ्री EMI ले रही थी बैंक। काफ़ी मान मनोबल के बाद पिछले 1.5 साल से बैंक ने अपना प्रॉपर EMI लेना शुरू किया है। सो आज की डेट में हम लोग बहुत ही मुश्किल की स्थिति में हैं। हमें नहीं पता कि यहाँ पे क्या होने वाला है, हमारे को मालिकाना हक मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगी यहाँ पे। अब ये बड़ी समस्या लोगों के लिए है, और ख़ास तौर से अगर नोएडा में आप देखें, ग्रेटर नोएडा में आप देखें तो कई ऐसे बिल्डर्स हैं जिनके पूरे प्रोजेक्ट्स हो नहीं रहे हैं, और उसके बाद रजिस्ट्री, कई लोग रह रहे हैं लेकिन रजिस्ट्री अभी तक हो नहीं पाई है। दिनकर पांडे साहब उपाध्यक्ष हैं, ये नेफवा जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसको उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे साथ दिनेश गुप्ता साहब जुड़ रहे हैं, सचिव हैं क्रेडाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश के। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मैं सबसे पहले पांडे जी आपसे समझना चाहता हूं, लोगों के लिए दोहरी मार है। बिल्डर तो अपना स्टे ऑर्डर ले आता है, लेकिन लोगों को ना तो मालिकाना हक मिल रहा है, और साथ ही साथ बिल्डर ने पैसे पहले जमा करा लिए हैं, अब ना उनकी रजिस्ट्री हो पा रही है। जैसे आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि देखिए हमें तो क्योंकि ये रजिस्ट्री नहीं हो पा रही तो हमें मालिकाना हक नहीं मिल रहा, ना ही हम अपना पूरा लोन वापस कर पा रहे हैं। सर आप म्यूट पर हैं। सॉरी। और सबसे बड़ा जिम्मेदार इसके लिए प्राधिकरण है जी। कैसे है, बड़े लंबे संघर्ष के बाद अमिताभ कांत समिति बनी थी और उसने कुछ रिपोर्ट्स दी थी, उसके रिकमेंडेशन थे। चलिए, पेमेंट वाला अमिताभ कांत समिति ने बोला था कि 0 पर ही आपको करना है, इमीडिएट रजिस्ट्री करनी है, वो नहीं माना, 25% लगा दिया। लेकिन उसके बाद और भी बहुत सारी रिकमेंडेशंस थी, जैसे ट्रांसपेरेंसी के लिए होम बायर्स को इंक्लूड करना है डिसीजन मेकिंग में, और 30 दिन के अंदर रेरा को एक कमिटी बनाकर ऐसे प्रोजेक्ट का क्रैश बेसिस पे रिजोल्यूशन प्लान करना था जो 2018 से पहले चालू हुए हैं और 2 साल की देरी से चल रहे हैं, और 6 महीने के अंदर काम अवार्ड करना था। इसी समिति ने यह भी बोला था कि जो यूनिट्स बनी है या नहीं बनी है, एज इज एंड वेयर इज बेसिस पे अगर बायर लेना चाहते हैं तो उनको दिया जाए, और जो पैसा बचेगा वो रेरा कलेक्ट करे, डायरेक्ट कलेक्ट करे, और प्रमोटर को सबसे लास्ट में मिले। ये भी नहीं हुआ। उसके बाद और भी अगर आप अमिताभ कांत कमेटी के सेक्शन 5 में जाएंगे तो एक पूरा फ्रेमवर्क बना के दिया था जिसमें यही बात हुई है, और ये कंपैरिजन करना था कि जो कंप्लीट वर्क है और इनिशियल एस्टिमेट है, उसकी फंडिंग रिक्वायरमेंट, पोटेंशियल रेवेन्यू, और ये सब डाल के देना था। बायर्स को तो कहीं इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि टाइम बाउंड रिजोल्यूशन करना था, और ये प्रोसेस रिकमेंड किया था स्टेट गवर्नमेंट को ही करना था, 6 महीने के अंदर कर देना था। लेकिन अभी 1 साल हो गया है, आप देखेंगे कि इसमें कुछ भी नहीं हुआ है। और ये भी इंश्योर करना था कि कोई भी कैश फ्लो प्रमोटर के पास नहीं जाएगा जी। जो NCLT था ये लास्ट रिसोर्ट होना था, उससे पहले जो एडमिनिस्ट्रेटर इनको रिक्रूट करना था वो एडमिनिस्ट्रेटर ये एस्टिमेशन बना के और वही रिजोल्यूशन प्लान बनाता और प्रोजेक्ट्स रिवाइव होते। लेकिन रिवाइवल के लिए जितने रिकमेंडेशन थे, ये 25% वसूली छोड़ के कोई भी किया या नहीं किया, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं है। क्योंकि 30 दिन वाली डेडलाइन की अगर हम बात करें तो इतने टाइम बाद, वो 30 दिन तो कब का गया, 6 महीने भी चले गए, तो क्या किया प्राधिकरण ने। एक चीज और लास्ट चीज मैं बोलना चाहूंगा, बहुत बुरी स्थिति में है बिल्डिंग्स जो बनी है, जो अधूरी बिल्डिंग्स हैं जिसमें हैंडओवर नहीं हुआ है। इनके सेल डेट का एक पार्ट बोलता है कि अगर मेंटेनेंस नहीं करता है बिल्डर तो प्राधिकरण खुद करेगा और वो बिल भेज देगा उनको। यहाँ तो पानी के भी 2-2 करोड़ से ज्यादा बिल है, जिसमें मैं रहता हूँ उसी का है, और पता ही नहीं है कौन देगा। कंप्लेन करने पे भी कोई नहीं आता, बिल्डर दे नहीं रहा है। तो ये करोड़ों की लायबिलिटी जो बनी है, एक सिंपल क्लाउज लीज डीड में डाल दिया है प्राधिकरण ने कि अगर लेसी नहीं देता है तो सब लीज होल्डर देंगे। तो सारा बोझ तो उठा के आप एक मिडिल क्लास बायर्स पे डाल रहे हैं। ना बिल्डर का कुछ हो रहा है, ना अथॉरिटी का कुछ हो रहा है, ना गवर्नमेंट का कुछ हो रहा है। दिनेश गुप्ता जी, ये एक बड़ी समस्या रही है और हम जब भी इस पे बात करते हैं,
एक के बाद एक किस तरीके से लोगों को ठगा जा रहा है ये सामने आता है। ना सिर्फ बिल्डर्स के लिए अपनी साख तो उनकी डूबी रही है, प्राधिकरण पर भी बड़े कड़े सवाल इस पर उठते हैं सर। जी नमस्कार। देखिए, बात हो रही है कि अमिताभ कांत की रिपोर्ट के जो ऑप्शंस थे वो 32 बिल्डरों ने ऑप्ट नहीं किए, जिससे फायदा नहीं हो रहा और उनके जो बायर्स है उनको हक नहीं मिलेगा, रजिस्ट्री नहीं होगी। और बाकी दिनकर जी ने बहुत ही सही बात, पहली बार सुना है मैंने ऐसी बात बोलते हुए कि इसमें अथॉरिटी भी जिम्मेदार है। तो ये बिल्कुल सही बात है सर। जो 32 बिल्डर है उनमें से आप लिस्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो ऑप्ट कर ही नहीं सकते उसकी, क्योंकि उसमें से जैसे अजनारा होम्स है, सुपरटेक है या 2-4-5 बिल्डर और वो ऑलरेडी ही एनसीएलटी में है उनके प्रोजेक्ट्स कि बिल्डर के हाथ से निकल चुका है वो प्रोजेक्ट, पूरी कंपनी, और वहाँ आईआरपी बैठा हुआ है, कोर्ट का रिसीवर बैठा हुआ है, उसको वो 25% जमा कराना है। बिल्डर के हाथ पे ना अकाउंट है और ना वो उसका ओनर है इस टाइम। तो जो अमिताभ कांत की जो कमेटी की रिपोर्ट थी, सिफारिश, उसपे सबसे ऊपर ये लिखा हुआ है कि ये रिपोर्ट अविलंब अक्सर लागू की जाए। अक्सर मतलब एज इट इज। और उसकी रिकमेंडेशन में से कोई रिकमेंडेशन नहीं मानी। एक रिकमेंडेशन मानी कि 25% आप ले लीजिए और उसके बाद कर दीजिए। अब जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी दिवालिया हो चुके हैं, स्टोल्ड है, वो 25% कहां से लाएगा? ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने एक बड़ी रिकमेंडेशन थी जो अमिताभ कांत की रिपोर्ट में कि रजिस्ट्री को आप ड्यू से डीलिंक कर दीजिए, कि अथॉरिटी का पैसा बिल्डर ने दिया या नहीं दिया हमें नहीं पता। अगर बायर ने बिल्डर का पूरा पैसा दे दिया, उसके पास पोजेशन है, उसके पास बिल्डर की एनओसी है, तो आप रजिस्ट्री डिनाई नहीं कर सकते। इट इज फंडामेंटल राइट। ठीक है, आपका आपस का डिस्प्यूट, और आप उसको कैसे डिप्राइव कर सकते हैं बायर को? आप उसको डीलिंग कर दीजिए और उसकी रजिस्ट्री होगी। ये पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में किसी अथॉरिटी में नहीं है कि आप उसके बिल्डर के ड्यू की वजह से उसकी रजिस्ट्री नहीं करेंगे। गुप्ता जी एक बात बताइए कि बिल्डर्स करप्ट जिस तरीके से उन्होंने काम किया, कई सारे ऐसे केसेस हम देख चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट को भी इस पर दखलंदाजी करनी पड़ रही है और अथॉरिटी काम नहीं कर रही। बार बार ये आता है कि बिल्डर अथॉरिटी का नेक्सस जो है, पर मजबूर तो बेचारा बायर हो रहा है ना सर। जो आप बातें कह रहे हैं बिल्कुल समझ में आती हैं, लेकिन इस नेक्सस को कैसे तोड़ा जाए? सरकार के पास क्या ऑप्शन है? क्या अथॉरिटी के जो लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए बिल्डर के साथ साथ? बिल्कुल सर, सबसे बड़ी बात पॉलिसी चेंज करने की जरूरत है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ये लीज होल्ड है, फ्री होल्ड नहीं है। तो अब ट्राईपार्टिएट लीज होती है सर। आप बिल्डर से फ्लैट खरीदा, बिल्डर ने उसको, आप पोजेशन कैसे दे दिया बिल्डर ने, आप एक बताइए। जब वो रह रहा है बायर वहां, उसकी ओनरशिप टाइटल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उन्होंने बिल्डर बायर एग्रीमेंट, पोजेशन सब कुछ साइन करके दिया है। उसका ओनरशिप कभी भी आप कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अब ट्राईपार्टिएट सब लीज डीड रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन लीज डीड आप रजिस्ट्री, आपकी रजिस्ट्री अभी भी हो सकती है कि बिल्डर और बायर चाहे तो रजिस्ट्री करा ले और वो रजिस्ट्री मान्य है। बट ट्राईपार्टिएट में अगर अथॉरिटी साइन नहीं करेगी तो इसमें बताइए, और बिल्डर अवेलेबल नहीं है, या तो वो जेल में चला गया है, या उसका प्रोजेक्ट एनसीएलटी या किसी कोर्ट में है, या बिल्डर मर गया है और कोई डिस्प्यूट से है, तो उसका सोल्यूशन तो अथॉरिटी को ही करना पड़ेगा। दिनकर पांडे साहब, तो आपको लगता है, उम्मीद है जो अभी थोड़ी सख्ती बरती जा रही है या कहा जा रहा है, या सिर्फ आपको लगता है ये समय समय पर ये सिर्फ बातें होती हैं? मुख्यमंत्री से आप लोग मिलते हैं या अधिकारियों से आप मिलते हैं या सरकार के नुमाइंदों से मिलते हैं, अपनी बात कहते हैं, उसके बाद इस तरीके की एक खबर आ जाती है कि हमने 30 दिन दे दिए, 32 दिन दे दिए, लेकिन उसके बाद घूम फिर के बात वहीं रह जाती है? जी आप सही बोल रहे हैं, और एक मजेदार बात बताता हूँ। दिनेश जी ने अजनारा होम्स का जिक्र किया। ये एपीवी रियल्टी एक सब्सिडरी है और अजनारा इंडिया लिमिटेड इसकी पेरेंट है। अजनारा इंडिया लिमिटेड दिवालिया है और आईआरपी बोलता है कि एपीवी हमारे हाथ में नहीं आता। ठीक है, वो दिवालिया नहीं है। फिर भी अथॉरिटी के पास जब जाओ, हमने लेटर दिखाया, रिटन में है, उसके बाद भी पता नहीं कौन सी ऐसी दवाई पी रखी है, वो बोलते हैं नहीं जी ये तो एनसीएलटी में है, फैसला आएगा तब हम काम करेंगे। और जब हम बोलते हैं कि एनसीएलटी का केस नंबर बता दो, फाइल नंबर बता दो, कहां जाना है ये बता दो, उनके पास कोई जवाब नहीं होता। बिल्कुल नाकारापन है और चाहते ही नहीं है, गंभीरता ही नहीं है। क्यों नहीं है मैं बताता हूं। आप लीज डीड में ही एक शर्त है कि आप कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करेंगे। बिल्डर तो जिम्मेदार है ही, वो हमारा पैसा लूट के भाग गया है, प्लस कई सारे फाइनेंशियल स्कैम्स किए हैं। एग्जाम्पल मैं काउंट कराता हूं। हमारे बिल्डर ने
हमारी मेंटेनेंस एजेंसी से 45 करोड़ ले लिए, दिवालिया होने पे क्लेम नहीं किया। छोटी रकम नहीं होती, 2-3 करोड़ में प्रोजेक्ट फिनिश हो जाएगा। दूसरा, 3 करोड़ एपीवी ने भी ले लिए, वो भी नहीं हुआ। इसके बाद और बताता हूं मैं, 1 फ्लोर एक्स्ट्रा बना लिए। अब कौन सी मॉनिटरिंग अथॉरिटी की चल रही है कि 1 फ्लोर एक्स्ट्रा बन गया, आपको नहीं पता है? जो मैप स्वीकृत था, उस मैप से अगेंस्ट जाके बना लिए 2 टावर। वो जो मैप है रेरा में जो सबमिशन है और यहाँ पे बिल्कुल मैच नहीं करता। क्या मॉनिटर कर रहे हैं आप? तीसरा, जब भी मीटिंग के लिए बुलाते हैं, इतने सालों से वो नहीं आ रहा है। आप कैसी अथॉरिटी हैं कि आप बिल्डर को बुला नहीं पा रहे हैं ऑफिस में, और नहीं बुला पा रहे हैं तो आपके पास कैंसिलेशन के इतने सारे क्लाउज हैं कि इतना पेमेंट नहीं करेगा तो कैंसिल कर देंगे, ये कर देंगे। आप वो क्लाउज क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? उसके बाद अमिताभ कांत कमेटी की जो रिपोर्ट आई जी, 30 दिन के अंदर आपको कुछ एक्शन लेना था और बिल्डर, बायर और अथॉरिटी को एक एक्शन लेना था, नहीं लिया। जब वो आ नहीं रहा आपके पास, पैसे नहीं दे रहा आपके, तो आप क्यों उसकी इंतजार में बैठे हैं? आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे उसके अगेंस्ट? ये टाइम टू टाइम जब भी प्रेशर पड़ता है हेडलाइन मैनेजमेंट कर देते हैं। तो ये सिर्फ इस तरीके की बातें सतह पर कही जाती हैं, पिस आम आदमी रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि सरकारों को भी सिर्फ एक जुबानी मरहम लगाने की आदत पड़ गई है, और बिल्डर अथॉरिटी का जो नेक्सस है उसके बीच में आम आदमी हमेशा साल 6 महीने में हम लोग यही बात करते रहते हैं, समस्याएं उठा के बात करते रहते हैं, यही समस्याएं बार बार सामने आती हैं, लेकिन इतने सारे प्रोविजन होने के बाद भी निदान जो है वो अभी भी दूर है। लाखों लोग फंसे हुए हैं। सर, मेरे पास समय बिल्कुल खत्म हो गया, मैं कोशिश करूंगा दोबारा थोड़ा सा और समय लेके आपको बुलाऊं, और क्योंकि ये ऐसा मुद्दा है, लाखों लोग इससे परेशान हैं। सिर्फ नोएडा की बात नहीं है, गुड़गांव, बहुत सारी जगह पर इस तरह की परेशानियां हैं, पर मैं ज़रूर इस पर चर्चा आगे बढ़ाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, और चलिए ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दें फटाफट बांग्लादेश की भी एक खबर। बांग्लादेश में संकट के बीच में आज आगरा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं है, ये राष्ट्र सभी सशक्त होगा, तभी सशक्त होगा जब हम एक होंगे। बांग्लादेश को उन्होंने एग्जाम्पल बताते हुए कहा कि बांग्लादेश में देख रहे हैं ना, वो गलतियां यहाँ नहीं होनी चाहिए। वहीं कोलकाता के आरजीकर कॉलेज और में भ्रष्टाचार का मामला जो है, उस पर सीबीआई अब जो प्रिंसिपल हैं, पुराने प्रिंसिपल, उनके ऊपर शिकंजा कसती जा रही हैं। सीबीआई ने कोलकाता में कल छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में दस्तावेज और डिजिटल सबूत जब्त किए हैं। सीबीआई सूत्रों ने दावा किया है कि उन्हें करप्शन से जुड़ा बहुत कुछ जो एविडेंस है वो मिला है। सीबीआई की एफआईआर में आरोपी के तौर पर संदीप घोष, जो पूर्व प्रिंसिपल हैं, उनका नाम रखा गया है। না কিছু বিষয় না, অ্যাকচুয়ালি কালকে ওনারা রিকোয়েস্ট করেছেন আর আমাদের এখানে যা ডকুমেন্টস জমা পড়েছে, ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন, ইফ আই এম নট দ্যাট রং। CBI called you for documents verification? No, they actually not called me, they called me hospital authorities, but since I am the in charge out there, I just am on their behalf to verify the documents if I can.